हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं स्टैटिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन साइड इफेक्ट्स को लेके और किस तरीके से वो इन्वॉल्व है एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स एक्शन में, वो हम डिटेल डिस्कशन लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स एक और कैटेगरी ऑफ ड्रग्स की कैटेगरी की, जो कि हैं फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स किस तरीके से एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स एक्शन परफॉर्म करते हैं, उस मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे और डिटेल हम डिस्कस करेंगे इनके साइड इफेक्ट्स को। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग ये हम चूंकि देखिए बेसिक से हम चलेंगे और लास्ट तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक्स हमारा यहां से स्टार्ट होता है कि अगर हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में फाइब्रेट्स कहते हैं, फाइब्रेट्स जो कैटेगरी है मेडिकेशन की, वो उसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो फाइब्रेट्स कहां पर एक्ट कर रहा है? जिस तरह हम स्टैटिन्स में बेसिकली बात करते थे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने की, उसी तरह हम फाइब्रेट्स में बात करेंगे बेसिकली ये जो लोअर करेंगे, किसका लेवल करेंगे? ट्राइग्लिसराइड्स का। ये बेसिकली लो लेवल ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल लो करेंगे, जो कि नॉर्मली कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। जो भी चीजें होंगी सर्कल करते जाएंगे, आपको सारी चीजें लास्ट में जब पूरा बोर्ड सर्कल हो जाएगा तो आपको सारी चीजें भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। तो देखिए ट्राइग्लिसराइड के लेवल को फाइब्रेट्स क्या करेंगे? कम करेंगे। अब क्वेश्चंस बेसिक ये आता है कि ट्राइग्लिसराइड, हालांकि ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट जो वीडियो है उससे आप समझ सकते हैं, जो बच्चे इस वीडियो से ही देखना चाहते हैं वो इस तरीके से समझ जाएंगे कि जो ट्राइग्लिसराइड है आपका ये जो फॉर्म होता है किससे? फ्री फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? ट्राइग्लिसराइड, जो कि एक लिपिड का फॉर्म है। जैसे लिपिड कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में भी है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में भी है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर फॉर्म में भी है, राइट। तो फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से ट्राइग्लिसराइड बना। अब कई बार हम डाइट में भी इंटेक करते हैं किसका? ट्राइग्लिसराइड का डायरेक्ट, या तो हम फ्री फैटी एसिड ले रहे होते हैं और वो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं काइलोमाइक्रॉन के थ्रू ब्लड में ट्रेवल करेगा। और हम एक चीज ये भी जानते हैं, पैरेलली आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है, लीवर में भी किसकी सिंथेसिस होती है? ट्राइग्लिसरॉल की। और लीवर का जो ट्राइग्लिसरॉल है वो थ्रू द बॉडी सर्कुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वीएलडीएल, क्योंकि वीएलडीएल के कोर में क्या होता है? मेनली ट्राइग्लिसराइड। और जो डाइट में हम ले रहे हैं ट्राइग्लिसराइड या तो फ्री फैटी एसिड, ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड की अगर हम बात करें तो वो किसके पार्टिकल के थ्रू? लाइपोप्रोटीन के थ्रू ट्रेवल करता है, काइलोमाइक्रॉन के थ्रू। तो एनी हाउ हमारा टारगेट ये होगा कि फाइब्रेट्स में बेसिकली हम इस बात को टारगेट कर रहे हैं कि जो लीवर से ट्राइग्लिसराइड या तो हम किसी भी तरीके से सिंथेसिस को रोक दें, जो फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से कंबाइंड होके ट्राइग्लिसरॉल की सिंथेसिस हो रही है उसको हम रोक दें लीवर में, तो हम बात बोलेंगे कि ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को हमने इनहिबिट कर दिया, तो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होगा। या तो हम ये करें कि जो एंजाइम्स इसको ब्रेक डाउन करेंगे वीएलडीएल को, क्योंकि वीएलडीएल के अंदर भी क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। तो वीएलडीएल को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड क्या होगा? डिग्रेड होगा। तो हम ये क्या बोलेंगे? या तो इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दें हम, राइट, या तो हम इसकी सिंथेसिस को कम कर दें। तो किस तरीके से हम फाइब्रेट का यूज करते हुए कौन सी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। तो बेसिक आउटलाइन आपकी क्लियर यहां तक ये हो जानी चाहिए कि जो फाइब्रेट्स में हम मैकेनिज्म ऑफ फाइब्रेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ओवरऑल हम ब्लड में मेनली ट्राइग्लिसरॉल को हम लेवल को कम करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ये हमारा ऑलमोस्ट बेसिक पार्ट था कि हम ट्राइग्लिसराइड्स को बेसिकली, ये हमारा क्या है? एनर्जी का है, इरोज हो गया, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं अब देखिए अब हम किस तरीके से इसको वहां से आप बेसिक समझ गए, अब यहां से हम रिलेट करते हैं डायरेक्ट इस चीज से। देखिए फ्री फैटी एसिड हमारा जो है बॉडी में, हम लेट सपोज हम फ्री फैटी एसिड से स्टार्ट करते हैं। फ्री फैटी एसिड हमने इनटेक किया, जब फ्री फैटी एसिड डाइट के थ्रू हमने इनटेक किया या बॉडी में सिंथेसाइज हुई, तो फ्री फैटी एसिड
इन द लीवर कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। और ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? लिपिड के फॉर्म है। ओवरऑल हमारा जो मेन फोकस है फेब्रेट्स का, वो इसी का है कि आपको ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम करना है। तो अब किस तरीके से होता है देखिए, जब फ्री फैटी एसिड लीवर के अंदर पहुंचता है, फ्री फैटी एसिड लीवर के अंदर पहुंच रहा है, वहां पे भी कैसे मैकेनिज्म, अब डायरेक्ट पूरा जब लास्ट लेक्चर हो जाएगा तो आप सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो जितनी चीजें आपको बताई जा रही बस आपको उतना ही सुनते चले जाना है लास्ट तक, राइट। फ्री फैटी एसिड लीवर के अंदर गए तो उनका फेट क्या है, उनके साथ क्या क्या होने वाला है। देखिए दो फेट होते हैं, या तो फ्री फैटी एसिड का अंदर जाएंगे और उनका स्टोरेज होगा, जो स्टोरेज फॉर्म होगा लीवर के अंदर उसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइग्लिसराइड्स। और जिसके हम लेवल कम करने की बात कर रहे हैं यहां पर, तो ट्राइग्लिसराइड्स का स्टोरेज फॉर्म है किसका, फ्री फैटी एसिड्स का। या तो ये स्टोरेज फॉर्म में जाएगा या तो इसका होगा व्हाट, बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में हम इस फ्री फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करके यूटिलाइज करते हैं इन द जनरेशन ऑफ व्हाट, वेरियस स्टेप्स हैं, हम उसमें डिटेल डेप्थ में नहीं जा रहे हैं अभी यहां पर। इट मींस हम डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि फ्री फैटी एसिड आइदर कन्वर्टेड इनटू स्टोरेज फॉर्म दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स, and apart from it also undergoes in the beta oxidation that results in the generation of what, ATP। इतनी चीजें क्लियर है। तो ये प्रोसेस अगर एक तरीके से देखी जाए तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो आपकी हेल्प कर रही है ट्राइग्लिसराइड को लेवल को कम करने में, क्योंकि यहां पे जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज हो जाएगी। लेकिन जो हम ट्राइग्लिसराइड्स की बात कर रहे हैं वो उसका लेवल को हमको क्या करना है, कम करना है, राइट। इतनी चीजें आप यहां से समझ गए। अब देखिए ये इस तरीके से फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। लाइक यहां पे हम जस्ट एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के ब्रेन में। फ्री फैटी एसिड का ये स्ट्रक्चर है, यह भी फ्री है, जॉइंटेड नहीं है, ये किसी तरीके अगर एक दूसरे से बाउंड होती हैं, राइट, लाइक दिस। तो अब ओवरऑल जो ये फ्री फैटी एसिड पहले थी, जब ये जॉइंटेड नहीं थी, ये फ्री फैटी एसिड थी, अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, ट्राइग्लिसराइड्स में। फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये मिला और क्या बना दिया, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स में हम इसके लेवल को कम करने की बात ही क्यों करते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इसके लेवल के बढ़ने से होती हैं। लाइक कई सारी प्रॉब्लम है। अगर आप बात करें हार्ट अटैक की, तो इंक्रीज लेवल, हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स एंड वेरियस हार्ट रिलेटेड इश्यूज। तो इस वजह से हम ये चीजें पढ़ते हैं। तो आपका ये वाला पॉइंट क्लियर होगा किस तरीके से ये रिलेट कर रहा है। डाइट में और लीवर से हम क्या, हमको मिलता है ट्राइग्लिसराइड, नॉर्मल लेवल हमने क्या पढ़ा, लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यहां से कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, अब हम डायरेक्ट इसके क्रक्स में आते हैं। फ्री फैटी एसिड once goes inside the liver, there will be two fate, either beta oxidation or converted into the storage form, and in the storage form there will be the formation of what, triglycerides. What we need to do is that fibrates are responsible for decreasing the level of triglyceride, right? तो अब ये किस तरीके से मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है देखिए। एक स्पेशल काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, इनका नेचर होता है ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। लाइक अगर इसकी हम बात करें तो लाइक आपका ये सेल है, चूंकि ये पैराक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर, पैराक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा, this is a kind of intracellular receptor, and intracellular means this will be lies in cytosol, intracellular receptor, and once when it is activated after binding with fibrates, means fibrates when comes it binds with this PPRA alpha, which is an intracellular receptor. Once fibrates binds with this receptor, ये आपका fibrates है, ये आके इस पे bind हो गया। अब this fibrates and this PPRA alpha combinedly are called peroxisome proliferated response element. This is peroxisome proliferated response element, means this PPAR gamma once attached with fibrates
नाउ दिस विल, यहां पे क्या होगा, अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, राइट। वो सेल के अंदर क्या है आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका डीएनए, राइट। अब जब फिब्रेट्स किससे बाइंड हो गए, पीपीआरए अल्फा रिसेप्टर से, जो कि साइटोसॉल में थे। जब पीपीआर अल्फा रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो ये पूरी असेंबली डीएनए के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट को ही स्टिमुलेट करेगी। उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पैराक्सिसोम प्रोलिफरेटेड रिस्पांस एलिमेंट। मींस पैराक्सिसोम प्रोलिफरेटेड रिस्पांस एलिमेंट इज अ पार्ट इन द डीएनए where fibrates combined with peroxisome proliferated receptor alpha binds। जहां पे ये कॉम्बिनेशन बाइंड्स होगा डीएनए में, उसको हम बोलेंगे पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड रिस्पांस एलिमेंट। ठीक है, जब फिब्रेट्स के साथ वो कॉम्प्लेक्स बाइंड हुआ तब कौन सी चीजें होंगी, तब स्पेसिफिकली ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस होगा, और उस ट्रांसक्रिप्शन में स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ जीन एक्टिवेटेड होंगे। स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ जीन क्या करेंगे, अपना एक्सप्रेशन देंगे, और वो जीन एक्सप्रेशन देंगे दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, ट्राइग्लिसराइड एंड एचडीएल। जब पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड रिसेप्टर अल्फा एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, टीजी और एचडीएल की सिंथेसिस को बढ़ाएगा। लेकिन जब फिब्रेट्स के साथ, फिब्रेट्स के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होगा तो फिब्रेट्स क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड और का लेवल तो क्या करेगा, कम करेगा, प्लस एचडीएल के लेवल को बढ़ाएगा। वो कैसे, कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जिससे ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ रहा है और एचडीएल का लेवल कम हो रहा है। चूंकि यहां पे जेनेटिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, जीन के एक्सप्रेशंस की, तो उस तरीके की 4 मैकेनिज्म है जिसको आपको समझना होगा। देखिए, नंबर 1 पे जब किस तरीके के जीन एक्टिवेट होंगे, एक तो जब जीन एक्सप्रेशन इंड्यूस होगा तो वो जीन एक्सप्रेशन क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब जब फैटी एसिड की सिंथेसिस रिड्यूस होगी तो ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन भी कम होगा, ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन भी कम होगा। और किसका कम होगा, वीएलडीएल का। वीएलडीएल यहां पे क्या था, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वीएलडीएल जो इंटरनल, जो बॉडी के अंदर फॉर्मुलेटेड ट्राइग्लिसराइड्स है उसको कैरी करने का काम करता है, जबकि काइलोमाइक्रॉन जो हम बाहर से डाइट से ट्राइग्लिसराइड ले रहे हैं उसके ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो यहां पे वीएलडीएल का लेवल कम होगा, राइट। एक मैकेनिज्म आपको इस तरीके से समझिए। दूसरे तरीके से किस तरीके से इन्वॉल्व होगा, ये जो जीन्स एक्सप्रेस होंगे बेसिकली ये और एक्ट करेंगे लाइपोप्रोटीन लाइपेज पे। लाइपोप्रोटीन लाइपेज इज एंजाइम which is responsible for degradation of what, VLDL, and VLDL mainly contains what, triglycerides. So this increases the activity of lipoprotein lipase, means genes expression are activating peroxisome proliferated receptor a response element when, right, look here, when fibrates activate to this, there will be activation of this, and this activation results in the activation of lipoprotein lipase synthesis. More and more lipoprotein lipase enzymes synthesized, और जितने ज्यादा lipoprotein lipase enzymes synthesize होंगे उतना ज्यादा डिग्रेडेशन किसका होगा, टीजी का। तो इट मींस हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कैटाबॉलिज्म किसका इन्वॉल्व होगा, कैटाबॉलिज्म ऑफ एलडीएल एंड वीएलडीएल। यहां पे दोनों चीजें इसलिए मेंशन की गई हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फिब्रेट्स मेनली ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करते हैं, लेकिन एलडीएल के लेवल को भी सर्टेन अमाउंट में कम करते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स का मेनली लेवल किस में होता है, वीएलडीएल में, जबकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल मैक्सिमम किस में होता है, एलडीएल में। इसीलिए कई बुक्स में आपको यह भी मिलेगा कि जो फिब्रेट्स होते हैं वो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया प्लस हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया में यूज होते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इस बात पे रखना है कि मेनली जो फिब्रेट्स का यूटिलाइजेशन है वो हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया में है, जैसा कि यहां है। मेनली इट इज यूज्ड इन हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, बट मेनली किस में यूज होता है, मैक्सिमली हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया में। फिर हम यहां पे आते हैं, सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा, विद द इंड्यूसिंग एलपीएल देयर विल बी इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ वीएलडीएल एंड एलडीएल। थर्ड मैकेनिज्म,
This gene expression is again responsible for activation of ApoA1 and ApoA2. ApoA1 and ApoA2, as we discussed in the first video lecture of anti-hyperlipidemics, that these apolipoproteins are integral part of what? High density lipoprotein, HDL. So when these apoprotein synthesis becomes high, there will be higher synthesis of what? Upregulation of what? HDL. And HDL is good for, HDL is a good cholesterol, having good cholesterol, it is a good lipoprotein, so this will increases, HDL का लेवल बढ़ेगा. थर्ड, gene expression induced by the PPAR alpha and fibrate complex also responsible for decreasing the activity of ApoC3. Normal activity of ApoC3 is that ApoC3 is responsible for increasing the triacyl glycerol synthesis and also decreases the beta oxidation. अब क्या करेंगे, यहां पर ApoC की सिंथेसिस क्या हो रही है? कम हो रही है. जब ApoA की सिंथेसिस क्या होगी? कम होगी, तो जो ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस है इसके प्रेजेंस में इंड्यूस हो रहा था, तो अब क्या होगा? लेस हो जाएगी. फिर से रिपीट करते हैं. ApoC normally increases the triacyl glycerol synthesis and decreases the beta oxidation. But when the gene expression due to the fibrates and PRA alpha complex, there will be decreased synthesis of ApoC3, and decreased synthesis of ApoC3 इसके प्रेजेंस में ये इंक्रीज हो रहा था, तो इसके एब्सेंस में, एब्सेंस को हम रिलेट कर रहे हैं डिक्रीज लेवल से, तो इसके डिक्रीज लेवल में ये चीज क्या होगी? इसके प्रेजेंस में इंक्रीज हो रहा था, इसके एब्सेंस में ये इनहिबिट होगा, राइट? जब इसके एब्सेंस में इनहिबिट होगा मींस ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस कम होगी, रिड्यूस हो गया. हेल्पफुल है एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स फिब्रेट्स में. फिब्रेट्स बेसिकली किसके एक्शन को कम कर रहे हैं? ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की. अब ये दूसरे शब्दों में, यहां जैसे हम बीटा ऑक्सीडेशन यहां से रिलेट करके आपको वो चीज कवर हो रही है. दूसरे ApoC3 और डिक्रीज जब होगा तो ये चीज नॉर्मली क्या थी? इनहिबिट हो रही थी. जब ये डिक्रीज होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी? इनहेंस हो जाएगी. मींस एनर्जी प्रोडक्शन ड्यू टू ट्राइग्लिसराइड्स क्या होगा? बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है. तो इस तरीके से हेल्प होगा. दीज आर द 4 मैकेनिज्म थ्रू विच द PPAR alpha receptors perform their action under the influence of fibrates. This is all about the mechanism of action of fibrates. Now we will talk about, ये आपका सारा चीजें, ये चीज क्लियर हो गई, राइट? ये सारा क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की. तो देखिए, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप फिब्रेट्स को पढ़ रहे होंगे. तो स्टैटिन्स का ओवरऑल मैकेनिज्म, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, स्टैटिन्स मेनली जो मसल्स में आपका रैप्डोमायोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी. क्रॉनिक इफेक्ट अगर देखा जाए तो मसल पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मसल वीकनेस के लिए, और नर्वस इश्यूज के लिए लाइक मेमोरी लॉस और पेरिफेरल न्यूरोपैथी. इस तरीके की चीजें हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया. तो ओवरऑल जो फिब्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो लगभग सिमिलर है. किसके? स्टैटिन्स के. तो इसीलिए इस पॉइंट्स को मैंने इस तरीके से डिनोट किया है कि अप्रोक्सीमेटली द एक्शन ऑफ fibrates are approximately similar to side effects of fibrates are approximately similar to statins. तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे? आप लास्ट में सारी चीजें क्लियर होगी, यहाँ कुछ कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा लास्ट में. अब लास्ट में यहाँ पे आइए, देखिए हमने लिखा रैप्डोमायोलिसिस. रैप्डोमायोलिसिस जैसा कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, मसल्स का ब्रेकडाउन, और मसल्स के ब्रेकडाउन से कौन सी प्रोटीन रिलीज होगी? मायोग्लोबिन. तो ग्लोबिन का, अगर मायोग्लोबिन का लेवल ब्लड में इनहांस हो रहा है, इट मीन मसल का ब्रेकडाउन बढ़ रहा है. तो वो चीज किसमें होती है? स्टैटिन्स में. तो हमको यह पता होना चाहिए कि रैप्डोमायोलिसिस क्रॉनिक कंडीशन में ज्यादा तब दिखने लगेगी जब आप प्रिस्क्राइब कर दें स्टैटिन्स अलोंग विथ फिब्रेट्स. तो हमेशा याद रखना, उस चीज को कॉन्शियसली याद रखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मसल्स के साइड इफेक्ट्स को लेकर सेंसिटाइज्ड हो, तो उसमें ज्यादा चांसेस किसके होंगे? इसीलिए स्टैटिन्स और फिब्रेट्स इस तरीके के पर्सन में, जो कि मसल के लिए सेंसिटिव हो, रैप्डोमायोलिसिस की वजह से अलोंग विद स्टैटिन्स नहीं दी जाती है. अब हम दूसरे साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं. देखिए, दो फाइब्रेट्स के 2 स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें एक आता है कोलेलिथियासिस. कोलेलिथियासिस क्या है?
ये एक तरीका का गैल स्टोन है, गैल ब्लैडर में स्टोन्स का बनना। तो ओवरऑल देखिए मैकेनिज्म इसकी इस तरीके से है। नॉर्मल जो प्रोसेस है, कोलेस्ट्रॉल विद द हेल्प ऑफ 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इन द वेरियस स्टेप एट लास्ट कन्वर्टेड इनटू बाइल एसिड, बाइल एसिड में कन्वर्ट होता है। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को क्या कर रहे हैं, अब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस तो हमारी मॉड्यूलेट हो नहीं रही है, यहां पे हम किसकी बार बार सिंथेसिस मॉड्यूलेट कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स की। लेकिन जो फिब्रेट्स होते हैं, फिब्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम, and once this 7 alpha hydroxylase enzyme inhibited, there will not be conversion of cholesterol to 7 alpha hydroxylase cholesterol, and there will not be further the formation of bile acids. And what is the result, final outcome? There will be increased level of what, cholesterol in the where, gallbladder. There will be increased in the level of कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर। फर्स्ट आप याद रखिए लीवर, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म ये कहां चल रही है, आपके लीवर में चल रही है, राइट। तो लीवर में किसका लेवल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल का। जब लीवर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, लाइक ये स्टेप बंद हो गया, मीन बाइल एसिड की सिंथेसिस कम हुई, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से गैल ब्लैडर में जो नियर बाई एडसेंट होता है लीवर के, उसमें कई बार चांसेस होते हैं कि उसकी डक्ट में कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल जमा हो जाएं, और उस कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल के जमा होने की वजह से उसको हम बोलते हैं कि वहां पे क्या हो गया, गैल स्टोन, जिसको टेक्निकली बोलते हैं कोलेलेथियासिस। तो आपको ये मैकेनिज्म ओवरऑल समझ में आ गई कि किस तरीके से लेवल कोलेस्ट्रॉल का इनहेंस हुआ, और वो एक वजह बना गैल स्टोन की, जो कि फिब्रेट्स का साइड इफेक्ट है, क्योंकि फिब्रेट्स किस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, रेड कलर, जिसकी वजह से इसका लेवल बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी कोआगुलेशन एक्शन की। तो ओवरऑल फेब्रेट्स क्या करते हैं, ये एंटी कोआगुलेशन एक्शन, लाइक हम वारफेरिन की बात करें तो वारफिन हमारा एंटी कोआगुलेंट एक्शन देता है, उसके एक्शन को इनहांस कर देते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से मींस इनहांस करते हैं, देखिए दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक तो ये करना होगा कि जो फेब्रेट्स का जो बाइंडिंग है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की कैपेसिटी है, वो वारफेरिन से कहीं ज्यादा है। तो वारफेरिन जब प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगा, चूंकि हम पहले हमारे बेसिक्स में ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो चीज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होगी वो एक तरीके से इनएक्टिव है बॉडी के लिए, उस ड्रग का कोई एक्शन नहीं होगा। तो क्या होगा कि जैसे फाइब्रेट्स आएंगे, चूंकि इनकी एफिनिटी ज्यादा है उस प्लाज्मा प्रोटीन पर्टिकुलर के लेके, जिनसे कि वारफेरिन ऑलरेडी बाइंड है, तो वारफेरिन को डिस्प्लेस कर देंगे, और वारफेरिन जैसे डिस्प्लेस होगी तो वो क्या कर देगी, अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। तो ये वारफेरिन का एक्शन क्या है, एंटीकोगुलेंट। तो ये एक तरीके से क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट एक्शन को बढ़ाएंगे बाई ड्यू टू इट्स कैपेसिटी दैट इट हैज हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। एक इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी एक्सप्लेनिंग जो थ्योरी है वो इस बात को लेके है कि वारफेरिन ड्रग्स इज एक्चुअली मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम साइटोक्रोम CYP-C29, and CYP-C29 is inhibited by fibrates, and once the fibrates inhibit this enzyme, there will not be the metabolism of warfarin. वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इट मींस वो इनएक्टिव नहीं होगी, इनएक्टिव नहीं होगी इट मींस अपना ज्यादा एक्शन देगी, एक्शन देगी इट मींस एंटीकोगुलेशन एक्शन क्या हो रहा है, फिर से एनहांस हो रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं पैंक्रेटाइटिस में। फाइब्रेट्स में और एक साइड इफेक्ट स्टैटिन्स में मैक्सिमम कई बार जब ये साइड इफेक्ट्स होता है किसका, पैंक्रेटाइटिस का, जो कि फेब्रेट्स में मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल कई बार अगर 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि 150 मिलीग्राम पर डेसील, नॉर्मली लेस देन 150 mg पर डीएल की हम बात कर रहे थे नॉर्मल लेवल की। तो अब अगर हम बात करते हैं पैंक्रेटाइटिस में, तो यहां पे हमारा लेवल कितना हो चुका है, 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर टीजी का लेवल है ट्राइग्लिसराइड्स का, तो देयर में भी चांसेस कि पैंक्रेटाइटिस हो, पैंक्रियाज में इंफ्लामेशन आ जाए, पैंक्रियाज में ट्राइग्लिसराइड की क्या हो जाए, लेयर हो जाए, डेपोजिशन होने लगे। इसका जो सबसे साइनिंग सिम्टम है वो है एब्डोमिनल पेन, इंटेंस एब्डोमिनल पेन। तो एक आपका साइड इफेक्ट क्या होगा, पैंक्रेटाइटिस। क्यों, क्योंकि यहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है इस मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये भी आपका क्लियर है। रैप्डोमाइलिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। एट लास्ट, जैसा कि हमने फ्रेडरिक्सन और WHO का क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था, देयर वर सो मेनी टाइप्स, 4 और आई थिंक 5 टाइप्स, आप उसमें देख सकते हैं एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन तो होता है एंटी हाइपरलिपिडेमिया का। तो बेसिकली जो फिब्रेट्स यूज होती हैं वो टाइप 3 और टाइप 4 में यूज होती हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट
mechanism of action of fibrates, their side effects and the basic कि how does fibrates perform their action। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो लेक्चर है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अगर आप पूरा इसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।